हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना पार्ट 2 ऑफ बिजनेस सर्विस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने बैंकिंग को कवर कर लिया था, अब देख रहे हैं हम लोग इंश्योरेंस और बाकी रिमेनिंग पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट where one party who take the responsibility of the risk of the other party in exchange of some fixed amount which is called premium। समझिए बेटा, इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी क्या लेती है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दूसरी पार्टी के रिस्क की, जिसके बदले में वो पार्टी उसे एक फिक्स अमाउंट पे करती है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। और डिटेल में समझते हैं। ये है, ठीक है, इसको पता है कि भैया मेरी हेल्थ कभी भी बिगड़ सकती है, राइट। इसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं स्टार्टिंग से, तो इसे पता है कि भैया अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से फैमिली पे बर्डन बन जाएगा। तो ए ने क्या करा, अपने हेल्थ का जो रिस्क था वो दे दिया XYZ कंपनी को, राइट। जिसके बदले में ए ने उसे क्या पे करा, एक प्रीमियम पे किया, और इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसको हम बोलते हैं क्या, इंश्योरेंस। कि भैया ए को कुछ भी होगा तो एक सर्टेन लिमिट तक जो मेडिकल एक्सपेंस है वो कौन पे करेगा, XYZ। आई होप क्लियर है। चलिए, तो अगला कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं जो हमें इंश्योरेंस में फॉलो करने होते हैं बेटा। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इनवैलिड हो जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ। पढ़ते हैं इसको। इट मीन्स दैट नो मैटीरियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट शुड बी कंसील्ड बाय बोथ द पार्टी टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्या कहता है कि कोई भी मैटीरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो दोनों पार्टी को एक दूसरे से छुपाना नहीं है। अगर आप छुपाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। समझो इस चीज को। अब ए ने इंश्योरेंस कराया XYZ से, ठीक है। अब जब XYZ ने ए से पूछा कि आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, तो ए ने बोला नहीं जी मैं तो बिल्कुल फिट हूं, जबकि ए को शुगर भी था, बीपी की भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, सारी प्रॉब्लम थी। अब इसने ये बात इससे क्या करी, छुपा ली, जिसकी वजह से जब ए बीमार पड़ा, ए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो XYZ ने मना कर दिया कि भैया मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तूने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज छुपाई। समझ में आ रही है बात। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है कि भैया कोई भी इंपॉर्टेंट और जो मटेरियल चीजें है वो आपको दोनों पार्टी को जिससे छुपानी नहीं है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब बेटा आप इंश्योरेंस किसका कराओगे, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, जिस पे आपका राइट होगा, राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि कल दोस्त की बाइक का इंश्योरेंस करा के उसमें आग लगा दी, उसके इंश्योरेंस के पैसे ले लिए। ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप उसी को इंश्योरेंस कर सकते हो। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी सच रिलेशनशिप बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस दैट द इंश्योर्ड स्टैंड टू बेनिफिट बाय इट्स सेफ्टी, जिसकी सेफ्टी से उसको बेनिफिट मिले और उसको लॉस हो उसके लॉस होने से। मतलब चीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेफ्टी से, जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसकी सेफ्टी से आपको बेनिफिट मिल रहा हो और उसके लॉस होने से आपको लॉस हो रहा हो, राइट। तो बेटा अगला आता है हमारे पास इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है, इट मीन्स दैट इंश्योर्ड पर्सन कैन गेट ओनली द कंपनसेशन अगेंस्ट एक्चुअल लॉस। कि भैया जो उसको एक्चुअल लॉस हुआ है उसका ही कंपनसेशन मिलेगा। अब वो चाहे प्रॉफिट कमाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। कि भैया आपने इंश्योरेंस जो कराते हो आप किसके लिए कराते हो, आपका एक्चुअल लॉस हुआ है, लॉस को कवर करने के लिए, राइट। आप प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस कराते हो, तो आपको केवल लॉस कवर होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। ए है, ए ने बाइक का इंश्योरेंस करा रखा है, बाइक का हो गया एक्सीडेंट, XYZ कंपनी से करा रखा है इंश्योरेंस। अब जो XYZ कंपनी है ना, केवल उतना ही पैसा देगी ए को जितना उसका लॉस हुआ है। अब ए चाहे कि एक्स्ट्रा पैसा ले लूं XYZ कंपनी से, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारे पास बेटा प्रॉक्सिमा कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है बेटा, व्हेन द लॉस इज
द रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉज। जब कोई लॉस हुआ है आपको, उस लॉस के कारण बहुत सारे हैं, दो या दो से ज्यादा कारण है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है? जो डायरेक्ट और मोस्ट डोमिनेंट कॉज होता है उस लॉस का, ठीक है बेटा, उसी को कंसिडरेशन में लिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिमोट कॉज, मतलब जो दूर के कारण है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझो इस चीज को। ए ने कराया था फायर इंश्योरेंस, किससे? XYZ कंपनी से, राइट। अब ए ने XYZ कंपनी से फायर इंश्योरेंस कराया और एक ही कंपनी में चोरी हो गई, थेफ्ट, ठीक है। उसी टाइम पे एक ही कंपनी में आग लग गई, बट आग से ज्यादा लॉस नहीं हुआ। अब ए चाहता है XYZ कंपनी उसको जितनी भी चोरी हुई है और जो आग लगी है, ठीक है, वो पूरा का पूरा लॉस कवर करे। क्या XYZ कंपनी करेगी? नहीं, क्योंकि भैया मेन रीजन तो जो लॉस का है वो क्या है? थेफ्ट है ना। आग लगने से तो कोई लॉस ही नहीं हुआ ज्यादा, राइट। तो ये लॉस जो है वो उससे कवर नहीं किया जाएगा, राइट। जो उसका प्रॉक्सिमेट कॉज होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, दैट इज थेफ्ट। अगला आता है बेटा इसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसका मतलब क्या है? इफ द इंश्योर्ड compensate the insured party, if the insurer compensate the insured party, a person, then all the right related to the subject matter of insurance got transferred to the insurer। कि भैया जो इंश्योरर है एक बार उसने कंपनसेट कर दिया, ठीक है, इंश्योर्ड को, तो इंश्योर्ड के जितने भी राइट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? इंश्योरेंस को, इंश्योरर को। जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड के शू में आ जाएगा। समझो इस चीज को। ए ने XYZ कंपनी से क्या कराया था? फायर इंश्योरेंस, ठीक है। तो एक ही कंपनी में आग लग गई, जिसकी वजह से उसका जो स्टॉक था उसका लॉस हो गया, जिसके लिए XYZ ने, ठीक है, ए को क्या कर दिया भाई? कंपनसेट कर दिया। बट जो स्टॉक का लॉस हुआ था वो पूरी तरह नहीं जला, ठीक है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो अब ये जो स्टॉक होगा ना बेटा, वो किसका होगा? XYZ कंपनी का, क्योंकि XYZ कंपनी ने उस स्टॉक के लिए ए को कंपनसेट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही वो कंपनसेशन पे हो जाएगा तो XYZ कंपनी जो है वो ए के शू में आ जाएगी और सारा का सारा स्टॉक जो है वो किसका हो जाएगा? XYZ का। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अगला आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? इफ द सेम सब्जेक्ट मैटर except life is insured by more than one person, then the actual loss will be shared by all the people। कि भैया लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, देखो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर जो इंश्योरेंस कराया है वो दो या दो से ज्यादा पार्टी से करा लिया, राइट, तो जो लॉस होगा वो पार्टी मिलके अपने इंश्योर्ड अमाउंट के प्रपोर्शन में आपको पे करेगी, ठीक है। समझो, ए ने फायर इंश्योरेंस कराया, ठीक है, XYZ कंपनी से भी और PQR कंपनी से भी, दोनों से करा लिया। इससे 5 लाख का, इससे 10 लाख का, ठीक है। अब ए को आग में जो लॉस हुआ वो हुआ 7.5 लाख का, 7.5 लाख का। तो अभी 7.5 लाख रुपए जो है ये दोनों कंपनी पे करेगी, ठीक है। किस रेशो में? 5 और 10 के रेशो, दैट इज 1:2 में। तो भैया 2.5 लाख रुपए जो है, 2.5 लाख जो है वो XYZ पे करेगा और 5 लाख जो है वो PQR पे करेगा, ठीक है। चलिए अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। इट मीन्स दैट इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरर इवन इफ इट इज इंश्योर्ड। कि भैया आपका जो सब्जेक्ट है वो इंश्योर्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप होने वाले लॉस को बचाने की कोशिश ना करो। कि भैया आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, फैक्ट्री में लग गई आग, अब आप सामने खड़े होकर देख रहे हो कि जी लगने दो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस तो है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी।
अगर आपने सही मीजर्स नहीं लिए उस टाइम पे आग को बुझाने के। ठीक है, समझ गए? तो आपको इस तरह से केयर करनी है जैसे कि वो आपका है, आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा अभी, इस तरह आपको केयर करनी है उस सब्जेक्ट मैटर की। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, पहला आता है बेटा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ ए सर्टेन प्रीमियम, इंश्योरर जो होता है कुछ प्रीमियम के बदले में, ठीक है, इधर इन लमसम में पे करो या फिर पीरियडिकली पे करो, एग्री करता है टू पे द अश्योर्ड, कि अश्योर्ड को पे करने के लिए, टू द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट पॉलिसी इज टेकन, जिसके बेनिफिट के लिए पॉलिसी ली जा रही है उसको देने के लिए एक अश्योर्ड सम ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर मनी का जो सम होता है वो पे करने के लिए क्या करता है, एग्री करता है ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट होने पर जो कंटिजेंट है, ह्यूमन लाइफ, ठीक है, या फिर एट द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड, ह्यूमन लाइफ को लेकर या फिर एक सर्टेन पीरियड की एक्सपायरी पे। समझो इस चीज को, यहाँ पे जो होता है इंश्योरर जो होता है वो इंश्योर्ड को, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सम के बदले में अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि भैया मैं तुझे या तेरे नॉमिनी को, ठीक है, एक सम ऑफ अमाउंट पे करूंगा तेरी डेथ पे या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड जो हमने सेट किया उसके एक्सपायर होने पे, राइट? तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसकी फैमिली को क्या मिल जाता है, एक अच्छा खासा, ठीक है, सम मिल जाता है उस इवेंट पे, जैसे कि उस पर्सन के जाने के बाद उसकी फैमिली पे कोई खास फर्क ना पड़े, उसकी फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए मेन एलिमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो सारे सारे एलिमेंट होने चाहिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारी सारी कंडीशंस वो उसमें फुलफिल होनी चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, आपको हर चीज बतानी है, डिस्क्लोज करनी है, छोटे छोटा बड़े से बड़ा जो भी चीजें सब आपको डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, कुछ भी छुपाना नहीं है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा, आप इंश्योरेंस कराओगे, अपना कराओगे, अपने फैमिली मेंबर्स का कराओगे, ऐसा नहीं किसी का भी इंश्योरेंस करा दोगे, राइट? आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, देखिए यहाँ पे इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सम ऑफ अमाउंट जो होता है वो किसी की लाइफ से बढ़कर नहीं होता, आप उसको उस लॉस को आप कभी कवर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अब आता है हमारा टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहला है होल लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस अमाउंट पेबल विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड, अश्योर्ड के मरने से पहले कोई पैसा पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। अश्योर्ड मर जाएगा तब उसके लीगल हायर को उसका पैसा दिया जाएगा। एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस अगला आता है हमारे पास। अंडर दिस सम अश्योर्ड इज गिवन इन फुल पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी, आपकी पॉलिसी कवर हो जाए, जो आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी कराई है वो कवर हो जाए, या फिर डेथ हो जाए किसकी, इंश्योर्ड की, जो भी पहले होगा उस टाइम पे यहाँ पे अमाउंट पे हो जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है मेरा, जॉइंट नाम से पता लग रहा है, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके पॉलिसी लेते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगला आता है एन्युटी पॉलिसी। जब पॉलिसी व्हेन पॉलिसी मनी इज पेबल, ये पॉलिसी का पैसा है ना वो मंथली पे होगा एक पर्टिकुलर एज होने पर, ठीक है। अब वो आपकी एज हो या फिर आपके लीगल हायर की, उसकी एक पर्टिकुलर एज होने पर वो उसको एनुअली या फिर एक पर्टिकुलर जो भी आपने पीरियड सेट कर रखा है उसके पूरे होने के बाद आपको मंथली वो पैसा जो है वो पे हो जाएगा, उसको बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी क्या होती है बेटा, ये वो पॉलिसी होती है जो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, शादी वगैरह के लिए ली जाती है, राइट। ये पॉलिसी जो है वो बच्चों की एक पर्टिकुलर एज के बाद मैच्योर हो जाती है, राइट। चलिए अगला आता है हमारे पास जनरल इंश्योरेंस। कौन कौन जनरल इंश्योरेंस होते हैं? पहला आता है फायर इंश्योरेंस। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ ए प्रीमियम पेड अंडरटेक टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज कॉज बाय फायर, कि भैया फायर से होने वाले लॉस को कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले ली जाती है, राइट। और उसके बदले में स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट पे किया जाता है, सिंपल। अगला आता है मैरिन इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, ये एक एग्रीमेंट होता है whereby the insurer undertake to indemnify the insured in the manner and to the extent
देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट द मैरिन लॉस। मैरिन लॉस समझते हो बेटा, पानी में होने वाले लॉस। इसमें आता है शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्लाइट इंश्योरेंस। शिप इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, यहाँ पे पूरे के पूरे शिप का इंश्योरेंस कराते हैं। आपको पता है समुद्र में कुछ भी हो सकता है, नदी में पानी में कुछ भी हो सकता है, नदी में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है मेनली इंश्योरेंस करा लिया जाता है, राइट। शिप को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। कार्गो इंश्योरेंस, जो सामान उसमें जा रहा है उसका इंश्योरेंस कराया जाता है। फ्लाइट इंश्योरेंस कि भाई अगर सामान ढंग से पहुंचेगा तभी किराया दिया जाएगा, अदरवाइज किराया नहीं दिया जाएगा। अगर सामान को कुछ भी होता है तो किराया पे नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से ना 3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो मैरीन कॉज कुछ भी हो सकता है समुद्र के अंदर, ठीक है, उसके वजह जो लॉस होगा वो आता है मैरीन इंश्योरेंस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है, जो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। बर्गलरी इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है ना। फिडिलिटी इंश्योरेंस होता है, शिप इंश्योरेंस, कार्गो, फ्लाइट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। आई होप इंश्योरेंस के सभी कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे आता है हमारे पास कम्युनिकेशन, जो अगली सर्विस है हमारे पास। कम्युनिकेशन सर्विस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पार्टीज। बेटा देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन में कुछ पार्टीज होती है, उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। इट इज कम्युनिकेशन ड्यू टू विच द बिजनेस इज एबल टू एस्टेब्लिश अ लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से जो लिंक क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ, राइट। इसी की वजह से हम अपने आइडियाज को शेयर कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, राइट। कम्युनिकेशन सर्विस शुड बी फास्ट। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए बेटा, फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, राइट, बिजनेस की डिमांड के हिसाब से। पोस्टल एंड टेलीकॉम आर द टू मेन कम्युनिकेशन सर्विस। पोस्टल और टेलीकॉम को पढ़ना है हमें एक एक करके। चलिए कि बिजनेस में पोस्टल और टेलीकॉम सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले देखते हैं हम लोग पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस क्या होता है, पोस्टल एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट प्रोवाइड वेरियस पोस्टल सर्विस थ्रू आउट द कंट्री। कंट्री में पे बहुत सारे पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द होल कंट्री इनटू 22 पोस्टल सर्कल्स। इंडिया की गवर्नमेंट ने 22 सर्कल में डिवाइड कर दिया गया पूरी कंट्री को। दिस सर्कल मैनेज द डे टू डे वर्किंग एंड परफॉर्म वेरियस सर्विस थ्रू पोस्ट ऑफिस। ये सारी की सारी जो है वर्क करते हैं कहाँ से बेटा, पोस्ट ऑफिस से। सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच जो होते हैं पोस्ट ऑफिस की उससे। पोस्टल डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करता है वेरियस फैसिलिटी विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एक एक करके देखते हैं। पहली आती है पोस्टल फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है बेटा, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस वर इनिशिएटेड इन द पोस्ट ऑफिस ड्यू टू द लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इन द कंट्री। कंट्री में जो बैंकिंग फैसिलिटी थी वो पूरी नहीं थी, इसकी वजह से पोस्टल सर्विस के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर मतलब फाइनेंशियल सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, एनी एडल्ट रिजाइडिंग इन द इंडिया कैन ओपन ए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इंडिया में रहने वाला कोई भी एडल्ट जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकता है, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड बैंक के अंदर। द अकाउंट होल्डर इज रिक्वायर्ड। अकाउंट होल्डर को क्या करना पड़ता है बेटा, डिपॉजिट करने पड़ते हैं हर साल, कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है, बिटवीन 500 सॉरी ये 50 के है, 50K टू 1 लाख इन हिज पीपीएफ अकाउंट, ठीक है। पीपीएफ अकाउंट में कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एवरी ईयर एट द प्रिस्क्राइब रेट। एक पर्टिकुलर रेट से उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है बेटा। अगला आता है बेटा किसान विकास पत्र, केवीपी। ये एक सेविंग स्कीम है जिसमें जो पैसा होता है वो डबल हो जाता है, कितना गुना, डबल डबल डबल, ठीक है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है, 8 साल 7 महीने में। द किसान विकास पत्र डज नॉट मीट दैट द ओनली फार्मर। बेटा ये किसान विकास पत्र का मतलब, जो इसमें किसान वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि बोले फार्मर ही कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। इट मीन दैट रेवेन्यू मोबिलाइज्ड बाय दिस स्कीम विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर। इसका मतलब ये है कि जो पैसा यहाँ से इकट्ठा होता है, जो आप डिपॉजिट करते हो पैसा, ठीक है, वो पैसा जो है वो किसान के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको डबल होके मिल जाएगा 8 साल बाद, बट उस टाइम पे वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा किसमें, किसान के वेलफेयर में, इसलिए इसको किसान विकास पत्र कहा गया है। अगला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएसएस। वन कैन बाय एनएसएस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये कुछ सिक्योरिटीज होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है बेटा। आप इन सिक्योरिटीज को कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, राइट। द टर्म एनएसएस इज 5 ईयर, 5 साल के लिए होते हैं बेटा ये,
द न्यू एनएसएस विद अ मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर हैज बीन इंट्रोड्यूस। 10 साल के भी हो गए हैं, वैसे इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, बट अब 10 साल के भी हो गए हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज पेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, जो प्रिंसिपल आपने अमाउंट जो जितने का आपने खरीदा था उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट मिला है आपको वो आपको मैच्योरिटी पे पे हो जाएगा। अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है बेटा इनके ऊपर। इसके बाद आता है मेलिंग सर्विस। मेलिंग सर्विस क्या होता है बेटा? पोस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पोस्ट कार्ड। आप क्या कर सकते हो? पोस्ट कार्ड भेज सकते हो, इनलैंड लेटर्स भेज सकते हो, ठीक है, पार्सल्स भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। राइट, हम लोग पोस्ट ऑफिस को मेनली इसी सर्विस के लिए जानते हैं, तो बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ मेल सर्विस ऑफर्ड बाय द पोस्ट, और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है पोस्ट। ठीक है, एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट कौन कौन सी बेटा? पहला रजिस्टर्ड पोस्ट। It is a post facility under which it is ensured that the mail is either delivered to the address or it come back to the sender by paying registration charge। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन पे चार्ज लेते हैं आपसे कुछ, ठीक है, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट बोलते हैं बेटा। रजिस्टर्ड पोस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना इसमें क्या होता है, ये पोस्ट फैसिलिटी जो होती है वो इंश्योर करती है कि आपका जो मेल है या तो डिलीवर हो जाएगा जिसको आपने भेजा उसके एड्रेस पे, अगर नहीं डिलीवर हुआ तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है, आपके पास पोस्ट ऑफिस में वापस आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? ये ऑर्डिनरी मेल से अलग होता है। इसके ऊपर ना रजिस्टर्ड पोस्ट लगी होती है इसके फेस पे, उसके जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर एक रजिस्टर्ड पोस्ट लगी होती है। दूसरा आता है बेटा हमारे पास पार्सल पोस्ट। पार्सल पोस्ट क्या होता है? इसमें ना पार्सल्स होते हैं स्पेसिफिक साइज के और वेट के, जो आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लोकेशन पे भेजते हो। राइट, और जो आपसे चार्ज किया जाएगा ना पोस्टल चार्ज, वो कैसे किया जाएगा बेटा? वेट के हिसाब से। किसके? पार्सल के वेट के हिसाब से, और ये बहुत कम होता है। ठीक है, चार्ज फॉर फॉरेन पार्सल आर हायर देन द इनलैंड पार्सल पोस्ट। जो फॉरेन पार्सल जो आप विदेश में भेज रहे हो उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, इनलैंड पार्सल पोस्ट के मुकाबले में। स्पीड पोस्ट क्या होता है बेटा? ये सर्विस जो है डिज़ाइन की गई है फास्ट डिलीवरी के लिए, मेल को फटाफट भेजने के लिए। ठीक है, द पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट गारंटी दैट ऑल द इंटरनल मेल रिसीव अप टू 5 PM एट स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस विल बी डिलीवर्ड विद इन 24 आवर। जो भी पोस्ट 5 बजे से पहले किसके पास पोस्ट ऑफिस में आ जाएंगे वो 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएंगे। इफ इट फेल टू डू सो द एक्स्ट्रा फी चार्ज फॉर दिस सर्विस विल बी रिफंडेड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो जो भी आपसे उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया किसके लिए? फास्ट डिलीवरी के लिए, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी और सर्विस प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस। कौन कौन सी? ग्रीटिंग पोस्ट। थ्रू द पोस्ट ऑफिस ग्रीटिंग कार्ड विल बी सेंट टू फ्रेंड्स को, रिलेटिव को ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हो आप। मीडिया पोस्ट, बिजनेस यूनिट कैन सेंड पोस्टल कार्ड एनवलप एक्सेट्रा टू द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू बिल्ड अप देयर ब्रांड। अपना ब्रांड बनाने के लिए जो बिजनेस होते हैं कुछ एनवलप कुछ प्रेजेंट्स, ठीक है ना, अपने कस्टमर को भेजते रहते हैं। डायरेक्ट पोस्ट कौन से होते हैं? बिजनेस यूनिट कैन सेंड एड्रेस्ड और अनएड्रेस्ड डायरेक्ट पोस्ट टू एडवर्टाइज देयर बिजनेस। अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए ये भी लोगों को पोस्ट भेजते रहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास बिजनेस यूनिट्स होती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का भी एक तरीके से सोर्स बन जाता है ये। ई बिल पोस्ट का होता है कस्टमर जो है बिजनेस BSNL के, एयरटेल के, ठीक है ना, कैन डिपॉजिट देयर बिल एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। क्या होता है कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, ये अपने बिल दे देंगे किसको? पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस को डिलीवर कर देगा। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जब आप एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करते हो उसमें भी आपको पोस्ट ऑफिस काफी मदद करता है, और ये बहुत आपसे नॉमिनल चार्ज लेता है उसके लिए। A collaboration between the postal department and Western Union Finance Service USA has enabled customer to remit money to 185 country through a postal office। 185 कंट्री में आप पैसा भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोस्टल ऑफिस। अगली सर्विस आती है बेटा हमारे पास टेलीकॉम सर्विस। टेलीकॉम सर्विस क्या होती है? आज के टाइम में, ठीक है, द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड इज ओनली पॉसिबल विद द प्रेजेंस ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बैकबोन है हर एक बिजनेस एक्टिविटी की। राइट, कंसीडर पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ विजन ऑफ बिकमिंग IT सुपर पावर बाय द ईयर 2025। इसको देख के इंडिया की गवर्नमेंट ने विजन बनाया कि भैया हमें IT सुपर पावर बनना है 2025 के एंड तक। They developed a new telecom policy frame 1999 and policy 2004 to provide high level and universal service to all the uncovered area of the country। ठीक है, पॉलिसी जो फ्रेमवर्क था 1999 का और पॉलिसी 2004 की जो थी उसमें क्या किया गया बेटा? पूरी कंट्री में टेलीकॉम सर्विस को फैलाने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, तो बेटा
कौन कौन सी सर्विसेज होती है इसके अंदर बेटा? सेलुलर मोबाइल सर्विस, ठीक है, मोबाइल टेलीकॉम सर्विस हो गई, वॉइस हो गया, नॉन वॉइस मैसेज होते हैं, डाटा सर्विस होती है, पीसीओ जो आपके चलते थे पहले, ठीक है, यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन देयर सर्विस एरिया, अपने सर्विस एरिया के अंदर ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, दैट इंटरकनेक्टिविटी विथ एनी अदर टाइप टेलीकॉम सर्विस के साथ जो कनेक्टिविटी है वो भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेलुलर मोबाइल सर्विस। इसके बाद केबल सर्विस आपको पता है, ये लिंकेज होता है या स्विच सर्विस होती है विद इन लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन टू ऑपरेट मीडिया सर्विस, मीडिया की जितनी भी सर्विसेज है उनको ऑपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये लाइसेंस्ड सर्विस होती है बेटा, ठीक है। वन वे एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विस होती है एक तरीके से ये, कि एक तरफ से ना जो भी आपके चैनल वगैरह होते हैं वो कैसे आते हैं, केबल सर्विस से आते हैं ना, राइट। VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सर्विस, ये क्या होता है बेटा? ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है। कैसा है बेटा? ये सैटेलाइट बेस्ड, और ये हाईली फ्लेक्सिबल है और रिलायबल है, ठीक है, दोनों जगह पे, गांव में भी और शहर के एरिया में। ये क्या करता है बेटा? अश्योरेंस ऑफ रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विस। ये सर्विस जो है वो इंटरप्ट नहीं होती, जैसे केबल सर्विस है बीच में ब्रेक डाउन हो जाती है, बट ये सर्विस जो है वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होती। This service can also be used to provide innovative applications such as telemedicine, online newspaper, tele-education, ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। अगला था DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विस। दे आर सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस। ये क्या है बेटा? मीडिया सर्विस है जो सेलुलर कंपनी जो है आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कोई भी मीडिया सर्विस ले सकता है, किससे? सैटेलाइट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डिश। आपको क्या करना है? बस एक स्मॉल डिश, छोटी सी डिश लगानी है, डिश एंटेना होता है ना बेटा, वो लगाना है, और सेट टॉप बॉक्स लगाना है अपने घर में, ठीक है, और उससे आप ये मीडिया सर्विस रिसीव कर सकते हो। आपके पास जितने भी आजकल आपने देखा घर में क्या होता है, DTH लगा होता है, डायरेक्ट टू होम। एक आपका सेट टॉप बॉक्स होता है और एक एंटीना होता है जो नेटवर्क को कवर करता है सैटेलाइट से, जिसके थ्रू आपके पास जितने भी चैनल्स होते हैं वो सब आप रिसीव कर पाते हो, ठीक है। अगला आता है बेटा हमारे पास ट्रांसपोर्ट। इट द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। लोगों को, एनिमल को और सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें लैंड, एयर और वाटर वे होता है, ठीक है बेटो। कंट्री के अंदर आपको मूवमेंट करनी है, कंट्री के बाहर करनी है, उसमें काम आता है आपके, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांसपोर्ट रिमूव, अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से अगर ट्रांसपोर्ट को रिमूव कर दिया जाए तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो जाएगा, राइट। इट मेक गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर बट ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट क्या करता है? जहाँ पे सामान बना है और जहाँ पे हम उसका पोटेंशियल कंज्यूमर है वहां तक उस सामान को पहुंचाने का काम किसका है? ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी हो गया, जिससे हमारी इकोनॉमी की जो पेस है वो बना रहे, ठीक है बेटा। अगला आता है हमारे पास वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है बेटा? ये कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, क्या करने के लिए बेटा? स्टोर करने के लिए, किसको? हमारे गुड्स को। ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूज करते हैं, इंपोर्टर्स यूज करते हैं, एक्सपोर्टर्स यूज करते हैं, होलसेलर यूज करते हैं, राइट, अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, जब तक कि वो बिक नहीं जाते, जब तक कि वो सेल नहीं किए जाते। वेयर हाउस जो है वो हेल्प करते हैं किसको? बिजनेसमैन को, टू कीप देयर स्टॉक इन सेफ कस्टडी। उनका स्टॉक है वो सेफ कस्टडी में रहे, राइट, डल सीजन में, जब उस सामान का सीजन नहीं है, जब वो सामान नहीं बिक रहा, तो उस टाइम पे वो सेफ रहे, जिससे कि सीजन में उस सामान को बेचा जा सके। इन दिस वे इट हैज क्रिएटेड टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है कि भैया जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टाइम आएगा, राइट, तब उसको अच्छे प्राइस में बेच दिया जाएगा। इनिशियली वेयर हाउस वर व्यूड एज स्टैटिक यूनिट फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स। तो पहले तो एक स्टैटिक यूनिट को देखा जाता था, बट आज के टाइम में वेयर हाउस आर नॉट जस्ट स्टोरेज यूनिट प्रोवाइडर, दे हैज बिकम द लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर। लॉजिस्टिकल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। दे मेक अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस। आपने इंश्योरेंस जो आपके वेयर हाउस है उसको आपने डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो वहां से आपका सामान भी ट्रांसफर कर देते हैं सही जगह पे, ठीक है, सही क्वांटिटी में, ठीक है, इन द राइट फिजिकल फॉर्म एट द राइट कॉस्ट, सही कॉस्ट पे। अगला आता है बेटा टाइप ऑफ वेयर हाउस। टाइप ऑफ वेयर हाउस कौन कौन से बेटा? प्राइवेट वेयर हाउस, ये जो होते हैं मैन्युफैक्चर खुद ही ऑन कर लेते हैं बेटा, राइट, जब तक सामान बिकता नहीं है तब तक वो उस वेयर हाउस में अपना सामान रख लेते हैं, राइट। कंप्लीट कंट्रोल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और डीलर से रिलेशन भी इनके अच्छे रहते हैं इससे। पब्लिक वेयर हाउस कौन से होते हैं बेटा? ये लाइसेंस होते हैं इससे, गवर्नमेंट से, राइट, आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। इस पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। कोई भी अपना एक्सेस सामान जो है वो यहाँ पर रख सकता है, ठीक है, जो भी चार्जेस है उसे पे करके। तो ऑनर ऑफ पब्लिक वेयर हाउस स्टैंड
एज ए एजेंट ऑफ द ऑनर ऑफ गुड्स। तो ऑनर जो होते हैं पब्लिक वेयर हाउस के, वो ऑनर ऑफ गुड के एजेंट बन जाते हैं। द वेयर हाउस जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, रोल और रोड दोनों से। तो प्रोवाइड सर्टेन लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन द नंबर ऑफ लोकेशंस, अलग लोकेशन पे आपका सामान पहुंचा देगा, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। कैपेसिटी ऑफ ऑफरिंग वैल्यू एडेड सर्विस, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट वेयर हाउस, दे आर फुली ओन्ड, लाइसेंस्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ये क्या था भाई, इनका लाइसेंस लिया हुआ था लोगों ने गवर्नमेंट से, बट ये ओन्ड भी गवर्नमेंट ही करती है, मैनेज भी गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट मैनेज देम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है FCI, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STC एंड सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो है CWC, ये सब होते हैं हमारे पास गवर्नमेंट के वेयर हाउस। ठीक है बेटा, वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस कौन से होते हैं बेटा, ये मेंबर जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। ठीक है, चलिए, मतलब जैसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो क्या करते हैं, खुद एक वेयर हाउस क्रिएट कर लेते हैं जिसपे सभी मेंबर्स का जो सामान होता है वो वहाँ पे स्टोर रहता है नॉमिनल रेट पे। ठीक है, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस क्या होता है, वे स्टोर करते हैं आपके सामान को, जो आपका एक्स्ट्रा सामान है, सरप्लस सामान जो है, सरप्लस कमोडिटीज को हम बोलते हैं, उसको स्टोर करता है जब तक कि कस्टमर को जरूरत ना हो। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को बनाए रखता है, राइट। वेयर हाउस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा प्राइस को मेंटेन रखने के लिए, राइट। Foreign the price of the goods when their supply is adverse and the rise in their price during the slack season are avoided। क्या होता है बेटा, अब कोई सामान है जिस टाइम पे वो अवेलेबल है, ठीक है, जिस टाइम पे उसकी खेती हो रही है या फिर जिस टाइम पे वो अवेलेबल होता है, उस टाइम पे तो उसकी कीमतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है उसके प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। इस चीज को कम करने में मदद करता है कौन, आपका वेयर हाउस। इसके अलावा कौन सी फैसिलिटीज है बेटा, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग क्या होता है, व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस, जब भी गुड्स को आप स्टोर करते हो किसमें, वेयर हाउस में, तो बहुत सारे रिस्क रहते हैं बेटा, किसकी फॉर्म में, थेफ्ट की फॉर्म में। ठीक है, आग वाग लग जाए या डिट्रोशन हो जाए, तो वेयर हाउस जो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये सारे रिस्क जो है वो हमेशा कम से कम रहे। ठीक है, इसके अलावा जो वेयर हाउस का जो कीपर होता है, ठीक है ना, वो रीजनेबल केयर करता है किसकी, गुड्स की। ठीक है, और इन सभी रिस्क से उसको बचाता है। कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, ठीक है, गुड्स को, तो वेयर हाउस कीपर होता है ना, वही लायबल होता है, ठीक है, ऑनर को, कि भाई लॉस वॉस होगा तो वेयर हाउस वाला ही आपको पैसा देगा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फाइनेंसिंग क्या होता है, लोन कैन बी रेज्ड, लोन कैन बी रेज्ड फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर अगेंस्ट द गुड्स स्टोर बाय द ऑनर। अब देखिए, ऑनर का सामान आपके पास पड़ा है, ऑनर को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उन सामान की सिक्योरिटी पे बेसिस पे जो वेयर हाउस वाले होते हैं वो आपको क्या दे देते हैं भैया, पैसा दे देते हैं, लोन दे देते हैं। ठीक है, गुड्स जो है वो सिक्योरिटी तरह काम करते हैं। तो अगला आता है हमारे पास ग्रेडिंग और पैकिंग फैसिलिटी। ग्रेडिंग और पैकिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है कि ऑनर को जैसा चाहिए उसका सामान, उसके कन्वीनियंट के हिसाब से उसको पैक करके दे देंगे, और सामान को ग्रेडिंग भी कर देते हैं। ग्रेडिंग मतलब क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंशिएट करना, वो काम भी करके दे देंगे। तो मतलब ग्रेडिंग और पैकिंग का काम भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको ठीक से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि कॉमर्स के सभी टॉपिक्स आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।